11 अप्रैल 1955 एक एयर इंडिया का प्लेन कश्मीर प्रिंसेस हांगकांग से टेक ऑफ करता है इंडोनेशिया के बांडुंग के लिए। उधर एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़े बड़े एशियन पॉलिटिकल लीडर्स की, जहां प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी मौजूद होंगे। पर कुछ घंटे बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। 16 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग कई इंपॉर्टेंट चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब पूरी दुनिया में अफवाहें फैलने लग जाती हैं कि भैया ये बॉम्ब प्लांट किसने किया। और आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझो। इस समय हांगकांग पर कंट्रोल है ब्रिटेन का और चाइना भी हांगकांग पर कब्जा करना चाहता है। इंडिया का प्लेन हांगकांग से टेक ऑफ करता है इंडोनेशिया के लिए, जिसमें कई चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। इतने सारे देश इन्वॉल्व है इस केस में और प्राइम मिनिस्टर नेहरू चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नेहरू के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ये दिखाने के लिए कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट को लीड करेगा पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में। और इसी क्राइसिस में एक नौजवान और अननोन इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर घुसता है। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने देश के इतिहास को बदल दिया, पर आप उनका नाम शायद ही जानते हो। रामेश्वर नाथ काउ। अब आर.एन. काउ है कौन? आर.एन. काउ की आप इम्पोर्टेंस इसी बात से समझ जाओगे कि अजीत डोभाल ने उनको इंडियन मॉडर्न इंटेलिजेंस सिस्टम का ओरिजिनेटर बताया। ये एक ऐसे ऑफिसर है जो हमारे देश के इतिहास के सारे क्रिटिकल मोमेंट्स में मौजूद थे और उन्होंने हमारे देश की सबसे सीक्रेटिव स्पाई एजेंसी रॉ को बनाया। पर आज तक इनके बारे में ज्यादा खबर नहीं मिलेगी आपको। ना उनके इंटरव्यूज है, ना स्पीचेस और ना मेमोइर्स। पर ये आदमी एक लेजेंड है और उनकी लेजेंडरी कहानी का एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो वो पल था जब बांग्लादेशी लीडर जिया उर रहमान ने इंदिरा गांधी को बोला, इस आदमी को मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। आर.एन. काउ ने देश की सबसे सीक्रेट एजेंसी बनाई और उनकी जिंदगी उससे ज्यादा सीक्रेटिव है। इसीलिए उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए हमने कई आर्टिकल्स पढ़े और वो बायोग्राफी जो नितिन गोखले ने लिखी, और उसी से हम इस आदमी की कहानी स्केच कर पाते हैं। अब उनकी जिंदगी के बारे में बात करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर ओडू। चाहे आपका एक रिटेल स्टोर हो, जनरल स्टोर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, कई काम होते हैं जो आपको सरदर्दी देते हैं। स्टाफ के शिफ्ट्स हो गए, इन्वेंट्री का हिसाब हो गया या फिर डेली सेल्स को ट्रैक करना हो। सब कुछ इंपॉर्टेंट है पर पेनफुल भी है। इसीलिए इधर आपको ओडू का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मदद कर सकता है। स्टाफ के शिफ्ट शेड्यूल करने हो, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना हो या फिर रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग करनी हो, यहाँ आप सब कर सकते हो। अगर आपकी एक से ज्यादा लोकेशन है तो इस सिस्टम पर आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो एक जगह पर। प्लस ओडू में सेल्फ सर्विस ऑप्शन भी है। मतलब अगर आपके स्टोर पे आपने कियोस्क लगवाया है तो कस्टमर वहां से भी और अपने फोन से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आपका खुद का स्टोर है या आप उधर ऑपरेशंस हैंडल करते हो तो ओडू का पॉइंट ऑफ सेल आपके वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन बना सकता है। और ये बात भी है कि ओडू का पहला एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री है, होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। अगर आप ओडू की सारी एप्स को एक्सेस करना चाहते हो तो बस 580 रुपए देने होंगे आपको महीने में फुल स्वीट अनलॉक करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट ओडू एंड गिव इट अ ट्राई। रामेश्वर नाथ काउ अपने परिवार में पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने देश की सेवा करी। यही चीज उनके पिताजी और दादा ने भी करी। पर आर.एन. काउ का खुद का बचपन इतना आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी, जो बस 29 साल के थे, उनकी बीमारी से मौत हो जाती है। बस 25 साल की उनकी माँ विधवा बन जाती है और उनको अपने 2 बेटे को अब खुद बड़ा करना है। रामेश्वर बहुत छोटे हैं और डिसाइड किया जाता है कि वो अपने अंकल के साथ रहेंगे बड़ौदा में, जो खुद एक केमिकल कंपनी चलाते हैं। बड़ौदा हाई स्कूल में रामेश्वर अपनी स्कूलिंग करते हैं, पर उनके लिए स्कूलिंग बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है बुलिंग की वजह से। 11 साल में ही उनका वजन 54 किलो है, यानी कि अपनी उम्र के लिए वो बहुत मोटे हैं। उनके क्लासमेट्स उनका बहुत मजाक बनाते हैं और उनको अतरंगी नाम मिलते हैं, जैसे आलू या फिर भूरी भैंस। कई लोग उनका सरनेम भी ट्विस्ट कर देते हैं, काओ को काओ बुलाकर। इस बुलिंग की वजह से रामेश्वर इतने सहम जाते हैं कि ना वो दोस्त बनाते कोई और ना किसी से बात करते हैं। वो पूरा समय चुपचाप स्कूल के कोने पर बिताते हैं। बुलिंग की वजह से दूसरे लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करने की बजाय वो एक डायरी बनाते हैं और इस डायरी से ही हमें उनकी जिंदगी की कुछ झलक मिलती है। हर दिन मेरी माँ मुझे पैसे देती थी स्कूल की कैंटीन में खाना खाने के लिए।
लेकिन मैं कभी खुद जाकर खाना खरीद नहीं पाता था। पता नहीं क्यों इतनी शर्म आती थी, लगता था सब मुझे ही देख रहे हैं। आज भी ये झिझक नहीं गई है। ये शाइनेस और इंट्रोस्पेक्शन इस लड़के की फाउंडेशन बना देता है। पर रामेश्वर की जिंदगी एक पतले धागे की तरह है जो किसी भी और खींच सकता है। इसको खींच रहा है उनके अंकल का बिजनेस। अंकल के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। पर जब मुंबई में वो खाना पानी और पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको वापस लखनऊ आना पड़ता है और लखनऊ में ही उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखा जाता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री और पर्शियन पढ़ते हैं और स्पेशलाइजेशन करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। यूनिवर्सिटी के दौरान उनको रियलाइज होता है कि वो इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेते हैं और लिख लेते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। इसलिए उनको लगता है कि उनको मास्टर्स जरूर करनी चाहिए। पर परिवार में पैसों की इतनी कमी है कि माँ बोलती है कि उनके पिताजी की सारी सेविंग्स खत्म हो गई है और इसीलिए रामेश्वर को अब एक नौकरी कर लेनी चाहिए। पर रामेश्वर कहते हैं कि ये नौकरी करके वो कुछ 100,000 रुपए कमा तो लेंगे पर उससे उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक मास्टर्स डिग्री करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। पूरी यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और अभी वो रुके नहीं हैं। उसके बाद वो लॉ परस्यू करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इंडियन पुलिस के एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे और इसी क्षण में उनकी जिंदगी बदल जाती है। रामेश्वर खुद कहते हैं कि उनका लक अच्छा था कि वो इंडियन पुलिस में भर्ती हो पाए। नॉर्मली पूरे उत्तर प्रदेश से बस 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इंडियन पुलिस में, पर उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी इसलिए ज्यादा रिक्रूट्स की जरूरत थी। इसलिए 2 सीट्स की बजाय अब 3 सीट्स थी और तीसरी रामेश्वर को मिलती है। जिस दिन रामेश्वर इंडियन पुलिस में भर्ती होते हैं वो दिन उनके परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन है। उनकी माँ जो बहुत ही यंग एज में अपने पति को खो देती है वो कई साल बाद इतनी खुश है। उनकी खुशी फूले नहीं समाती जब वो पहली बार रामेश्वर को ड्यूटी अटेंड करते हुए देखती है। अब रामेश्वर जब इंडियन पुलिस में भर्ती होते हैं उनको लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया, पर जैसे वो अंदर घुसते हैं वो रियलाइज करते हैं कि इंडियन पुलिस का एनवायरनमेंट उनके स्कूल के दिनों से ज्यादा अलग नहीं है। रामेश्वर ने यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी, शेक्सपियर की किताबें पढ़ी और उनको लगा था कि उनके ब्रिटिश कॉलीग्स इंडियन पुलिस में बहुत ही रिफाइंड होंगे, पर वो तो बहुत लिचड़ और एकदम अनपढ़ निकले। रामेश्वर शराब नहीं पीते जिससे उनके ब्रिटिश कोलीग्स को प्रॉब्लम थी। इंडियन ऑफिसर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता। फिर उस समय सारे ऑफिसर्स से यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो द स्टेट्समैन या फिर द पायनियर जैसे न्यूज़पेपर्स ही पढ़ेंगे जो सारे अंग्रेजों को फेवर करते थे। इंडियन ऑफिसर्स के हर शब्द और कदम पर नजर रखी जाती और उनके साथ बदतमीजी से बिहेव करना बहुत नॉर्मल बात थी। जैसे कई बार ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके खाने का मजाक उड़ाते ये कहते हुए, Does this food taste as bad as it looks? यहाँ तक कि रेडियो में इंडियन म्यूजिक बजाना भी बैंड था। अब 1941 आते आते उनकी ट्रेनिंग यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि उत्तर प्रदेश में ले जाती है। पर रामेश्वर की किस्मत बस उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। 1947 में उनको ड्यूटी दी जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आजादी के बाद वो पहले हिंदू ऑफिसर बनते हैं जो आईबी का भाग होंगे। उनके डायरेक्टर है बीएन मलिक जो रामेश्वर को खुद चुनते हैं। डायरेक्टर साहब ने रामेश्वर की इंटेग्रिटी और क्वालिटी के बारे में कई चीजें सुनी है, इसीलिए वो आजादी के बाद बनी आईबी में रामेश्वर को चुनते हैं और उनको छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। उनको जिम्मेदारी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर नेहरू और फॉरेन डिग्निटरीज की सिक्योरिटी की, और उनके शार्प इंस्टिंक्ट्स के एग्जाम्पल्स हमें जल्दी दिख जाते हैं। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ बॉम्बे आती है। बहुत भीड़ है, लाखों करोड़ों लोग उनको देखने के लिए आए हैं। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रामेश्वर के पास। सडनली रामेश्वर नोटिस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट उनकी तरफ फेंका जा रहा है। 1 सेकंड में झपट के वो उस चीज को पकड़ लेते हैं, पर जैसे ही वो उसको पकड़ते वो रियलाइज करते हैं कि ये कोई बॉम्ब नहीं है बल्कि उनके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता है। द क्वीन उनकी तरफ पलटती हैं और बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। ये कहानी एक उदाहरण बन जाती है रामेश्वर की क्विक थिंकिंग के बारे में, और ऐसी क्वालिटीज की वजह से प्राइम मिनिस्टर नेहरू सेंसिटिव असाइनमेंट्स रामेश्वर को ही देते हैं और अगला असाइनमेंट उनको मिलता है एयर इंडिया क्रैश के बारे में। 11 अप्रैल 1955 कश्मीर प्रिंसेस एक चार्टर्ड एयर इंडिया फ्लाइट हांगकांग से जकार्ता की तरफ जा रही है। एयरप्लेन में कई जर्नलिस्ट हैं
और कई सरकारी चाइनीज ऑफिशियल्स। इस प्लेन में ओरिजिनली चाइनीज प्रीमियर जू एनले भी जाने वाले थे, पर किसी कारण की वजह से वो प्लेन को बोर्ड नहीं करते। दोपहर के करीब 3 बजे एक बहुत बड़ा धमाका होता है प्लेन के राइट विंग के पास। तुरंत कैबिन में धुआं हो जाता है। कैप्टन डेस्परेटली ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह लैंड कर ले, पर आग इतनी बढ़ जाती है कि प्लेन को कंट्रोल करना अब नामुमकिन है। प्लेन सीधा समुद्र में क्रैश करता है और उसके 3 बंटवारे हो जाते हैं। लैंड होने के बाद ही पता चलता है कि चाइनीज प्रीमियर प्लेन में नहीं है। किसी इमरजेंसी की वजह से उनकी आइटिनरी बदल दी गई। अब जो प्लेन है वो इंडियन है, इसलिए सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कैसे। इसी वजह से इंडियन पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस लीडरशिप के लिए ये केस एक प्रायोरिटी है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और आईबी के डायरेक्टर बीएन मलिक इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी रामेश्वर को देते हैं। रामेश्वर के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है और इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने की कि इंडिया एक बहुत सेंसिटिव केस को हैंडल कर सकता है जहां चाइना इन्वॉल्व है, ब्रिटेन कंट्रोल्ड हांगकांग और इंडोनेशिया भी। इमीडिएटली रामेश्वर डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले हांगकांग जाएंगे। अप्रैल 1955 में वो हांगकांग पहुंचते हैं और 3 क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू लेते हैं जो इस क्रैश को सर्वाइव कर जाते हैं। को पायलट दीक्षित और इंजीनियर कर्णिक क्रैश के बाद बच जाते हैं और तैरते हुए अपनी जान बचाते हैं। रामेश्वर उनसे कई सवाल पूछते हैं और स्पेशली फोकस करते हैं कि टेक ऑफ से पहले किन किन लोगों को एक्सेस थी प्लेन की। प्राइम मिनिस्टर नेहरू रामेश्वर पर इतना भरोसा करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में वो खुद रामेश्वर को चाइनीज प्रीमियर से इंट्रोड्यूस करते हैं। उस मीटिंग में रामेश्वर चाइनीज प्रीमियर को समझाते हैं कि बॉम्ब फटा कैसे। चाइनीज प्रीमियर रामेश्वर को वार्निंग देते हैं कि ये केस सेंसिटिव है और सारी डिटेल्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ शेयर मत करना। तो आप खुद सेंसिटिविटी समझो। एक तरफ चाइना बोल रहा है कि ब्रिटेन को कुछ नहीं बताओ, ब्रिटेन बोल रहा है कि हांगकांग जो हमारी टेरिटरी है उधर ये ब्लास्ट हुआ है, हमें तो बताओ। और इसी बैलेंस को रामेश्वर बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। हांगकांग में वो लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं। जो भी वो इंटरव्यूज देते हैं वो हांगकांग पुलिस के साथ शेयर करते हैं ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत पाए और उनकी मदद से ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन 5 ग्राउंड क्रू स्टाफ पर फोकस करते हैं जिनके पास एयरप्लेन की एक्सेस थी। इस सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वो चाइनीज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का भी ट्रस्ट जीत पाते हैं और हांगकांग के ब्रिटिश गवर्नर का भी, क्योंकि चाइनीज ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ मिलने से ही मना कर देते हैं। इसलिए रामेश्वर बेसिकली मीडिएट करते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन चाइना और ब्रिटेन के बीच। कई दिनों की पेनफुल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रामेश्वर मानो कि इंसाइक्लोपीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं इस केस के बारे में और उनकी मेहनत रंग लाती है। लेट अप्रैल में रामेश्वर की मदद से इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म कर पाते हैं कि बॉम्ब प्लांट किया था एक ताइवानीज नेशनल ने जो हांगकांग के एयरपोर्ट पे एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर था और इस काम के लिए उसको 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो बोलता है कि उसका टारगेट जू एनले यानी कि चाइनीज प्रीमियर ही थे। इस इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद इंडिया ये बेसिकली बता पाता है दोनों चाइना और ब्रिटेन को कि हम सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली अपना रिलेशनशिप दोनों देशों के साथ बरामद रख सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइनीज प्रीमियर खुद रामेश्वर की तारीफ करते हैं और उनके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं। पर कुछ साल बाद ही रामेश्वर को इमीडिएटली ये रियलाइज होता है कि देश की इंटेलिजेंस इतनी आसान नहीं है। 1962 में चाइना इंडिया को अटैक करता है। Launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. इंडिया पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड है। देश को कोई इंटेलिजेंस ही नहीं मिली चाइनीज इंटेंशंस के बारे में, जिसकी वजह से चाइना बहुत आसानी से इंडिया पर हावी हो पाता है। ये एग्जाम्पल पूरे देश को दिखाता है कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कितना नाजुक है। डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस के बीच आईबी ओवरवेल्म हो चुका है। इंटेलिजेंस फेलियर का अंजाम तो देखो। इंडियन सोल्जर्स के पास ना इक्विपमेंट है और ना ढंग के सर्दियों के कपड़े, और उनको बोला गया है हिमालय में लड़ाई करने के लिए चाइनीज सोल्जर्स के खिलाफ। जंग के मैदान में इंडिया को एक भारी हार झेलनी पड़ती है जो देश को साइकोलॉजिकली हिला देता है और देश की लीडरशिप में ये क्लियर हो जाता है
कि हमें हमारी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ये जिम्मेदारी दी जाती है रामेश्वर नाथ काव को। 19 नवंबर 1962 को जैसी चाइनीज फोर्सेस असम के तेजपुर की तरफ बढ़ती हैं, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इमीडिएटली यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मदद मांगते हैं। वो एक उनको लेटर लिखते हैं और चेतावनी देते कि पूरी ब्रह्मपुत्रा वैली, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चाइना के कब्जे में आ सकता है। 3 दिन बाद ही तुरंत एक अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया पहुंचती है और CIA के ऑफिशियल्स IB चीफ BN मलिक के साथ गहरी बात करते हैं। अब एक दिन बाद सीजफायर तो डिक्लेयर हो जाती है, पर इंडियन और अमेरिकन ऑफिशियल से डिसाइड करते हैं कि उनको इंटेलिजेंस में अब इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसीलिए ये डिसीजन लिया जाता है कि IB के अंदर हमें नए इंटेलिजेंस टीम्स बनानी होंगी। इसलिए जून 1963 में एविएशन रिसर्च सेंटर बनाया जाता है, जिसके बाद एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनती है। इंडिया और US एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके तहत US 8 C-46 एयरक्राफ्ट्स और 4 छोटे प्लेन्स इंडिया के एक सीक्रेट बेस, जिसका कोड नेम दिया जाता है ओक ट्री, उधर स्टेशन करता है। इन सारे एयरक्राफ्ट का मिशन है कि तिब्बत और जिंजियांग से फोटोग्राफिक इंटेलिजेंस हासिल करना। और ARC के हेड कौन है? रामेश्वर काव। 2 साल लगातार वो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं ARC को एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस आउटफिट बनाने के लिए। तो 1962 वॉर के बाद इंडिया को एक झटका लगता है और ARC बनती है, और 3 साल बाद इंडिया को एक और शॉक मिलता है। पाकिस्तान एक ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करता है। उनके हजारों सोल्जर्स कश्मीर को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। More than 26,000 Pakistani soldiers in civilian outfits cross into Indian territory. जबकि देश की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को इसके बारे में खबर भी नहीं मिलती। लैक ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंडियन फोर्सेस को रिएक्ट करना पड़ता है एंड मोमेंट पर। अब इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अटैक से रोक पाती है, पर 3 सालों में दूसरा एग्जाम्पल है कि इंडियन इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ी कमी है। कुछ साल पहले ARC को बना तो दिया गया, पर अब इंडिया को एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। अगले साल देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। The daughter of the late Pandit Nehru, she's only the second woman ever to lead a Commonwealth country. इंदिरा गांधी पर ये जानती थी कि इंडिया का सर्वाइवल के लिए हमें एक बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। इसलिए वो मदद मांगती हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PN हस्कर से और RN काव से। RN काव फिर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे इंडिया को एक CIA की तरह एजेंसी मिले। वो प्रपोज करते हैं 250 ऑपरेटिव्स और एनालिस्ट की एक टीम। इन सभी लोगों को वो प्रिसीजन, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस सिखाते हैं। वो खुल्लम खुल्ला बोलते कि पॉलिटिक्स में मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, जो भी पॉलिटिकल प्रेशर आएगा वो मैं सहूंगा। वो और इंदिरा गांधी चाहते हैं कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी बनाएं, जिसमें बस IPS ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि मिलिट्री, एकेडेमिया और डिप्लोमेसी से ऑफिसर्स हो। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर्स होंगे वही इस एजेंसी में शामिल हो। और एजेंसी के सिलेक्शन में RN काव ने पर्सनल डिफरेंसेस आने नहीं दिए। एक एक्स कोलीग ने RN काव को बताया कि उनके बारे में उन्होंने कई गलत बातें फैलाई हैं। RN काव ने कहा कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अच्छे ऑफिसर हो तो तुम इस टीम में शामिल होगे। RN काव ने हर ऑफिसर को खुद चुना, यहाँ तक कि वो इतनी डिटेल में गए रिक्रूटमेंट की कि इन ऑफिसर्स को काव बॉयज बुलाया गया। RN काव ने सरकार को कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगी। उन्होंने सजेशन दिया कि इस टीम को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बुलाया जाए, एक ऐसा टर्म जिससे लोगों को पता ना चले कि हम करते क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि रॉ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी ताकि कोई रेड टेप ना हो। अब रॉ को बनाना एक बात है, चलाना दूसरी बात, क्योंकि दुश्मन हर जगह है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गुस्से में है क्योंकि फॉरेन इंटेलिजेंस अब उनसे लिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गुस्से में है कि उनकी जिम्मेदारी अब रॉ को दी जा रही है, और ब्यूरोक्रेट गुस्से में है कि ये एजेंसी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के। पर RN काव और उनके लेफ्टिनेंट K शंकरन नायर ने इन सारी लड़ाइयों को खुद लड़ा बिना अपने स्टाफ को तंग करे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1969 में ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लोगों को लगा था कि रॉब इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगी, पर RN काव एक कैबिनेट मीटिंग में गए। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी पर निशाना मारा और मांग करी कि फॉरेन इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंट रहना ही होगा। उन्होंने कहा कि रॉ का बजट कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथ में नहीं
बल्कि रॉ के चीफ के हाथ में होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी से तो लड़ाई कर ली आर्यन काउ ने, अगला मिशन आता है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी भर इंतजार कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग इलेक्शंस आसानी से जीत गई है, पर वेस्ट पाकिस्तान के जनरल्स ने उनको पावर देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से ढाका अब रेवोल्यूशन की मांग कर रहा है। आर्यन काउ एक 25 पेज की सीक्रेट रिपोर्ट लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, ये चेतावनी देते हुए कि अगर याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स की बात नहीं मानी तो भारत के साथ पाकिस्तान की एक जंग हो सकती है। आर्यन काउ ने वो गलती नहीं करी जो हमारे देश ने 1962 और 1965 में करी। उन्होंने इंटेलिजेंस तुरंत प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को वेस्ट पाकिस्तान में सपोर्ट मिल रहा है और चाइना की मदद से पाकिस्तानी आर्मी अब प्रिपेयर्ड है ईस्ट पाकिस्तान में घुसने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में एक इन्फिल्ट्रेशन कैंपेन भी स्टार्ट कर सकता है, और जो उन्होंने वार्निंग दी वो सच निकलती है। मार्च 1971 में पाकिस्तान एक ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करता है। बेरहमी से पाकिस्तानी आर्मी ढाका में बरसती है, यूनिवर्सिटीज़ में आग लगाई जाती है, स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और हज़ारों हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये न्यूज़ सुन के इंडियन लीडर्स एक रेजोल्यूशन निकालते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक जेनोसाइड कर रही है। हज़ारों लाखों रेफ्यूजीज अब इंडियन बॉर्डर में घुस जाते हैं। 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान एक ऐतिहासिक स्पीच देते हैं ढाका में आज़ादी की मांग करते हुए, और अब आर्यन काउ अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे वायलेंस बढ़ता है, इंदिरा गांधी एक इमरजेंसी काउंसिल बुलाती है। टीएन हस्कर और आर्यन काउ के साथ वो सीक्रेट मीटिंग्स करती हैं और डिसीजन लेती है कि इंडियन सोल्जर्स भेजे जाएंगे बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, डेथ बाय 1000 कट्स। रॉ की कई टीम्स ईस्ट पाकिस्तान घुसती हैं और मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स को ट्रेन करती हैं और उनको हथियार सौंपती हैं। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर में कई गुरिल्ला कैंप सेटअप करे जाते हैं। करीब 1 लाख बंगाली वॉलंटियर्स गुरिल्ला वॉरफेयर इंडियन आर्मी से सीखते हैं। रॉ की इंटेलिजेंस इतनी एक्यूरेट निकलती है कि जब फाइनली दिसंबर 1971 में वॉर डिक्लेयर करी जाती है तो इंडियन फोर्सेस को सारी जानकारी है। इनफैक्ट वो उस कमरे को भी बॉम्ब कर देते हैं जहां पाकिस्तानी फोर्सेस की कैबिनेट मीटिंग चल रही है ईस्ट पाकिस्तान में। 3 हफ्ते बाद ही पाकिस्तानी आर्मी अपने हाथ खड़े कर देती है और बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मैनेक्शॉ के साथ साथ 1961 की जीत का श्रेय आर्यन काउ और उनकी टीम के प्लान को भी जाता है, पर उनका काम दिसंबर 1971 में ख़त्म नहीं होता। 1975 में उनको एक बहुत ज़रूरी और डेलिकेट मिशन के लिए भेजा जाता है। एक ट्रेडर के भेष में वो ढाका जाते हैं प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने के लिए कि उनके खिलाफ एक मिलिट्री कू प्लान किया जा रहा है। 1 घंटे की मीटिंग में वो प्रेसिडेंट रहमान को सारे जनरल्स के नाम बताते हैं जो उनके खिलाफ एक कू प्लान कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट रहमान उनकी बात को मानते नहीं है, पर कुछ हफ्ते बाद ही 15 अगस्त 1975 में वही ऑफिसर्स एक कू एग्जीक्यूट करते हैं और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को असैसिनेट कर देते हैं। उस समय दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि इस प्लान के बारे में जानकारी आर्यन काउ और कुछ लोगों के पास ही थी। जो नए बांग्लादेश के लीडर बनते हैं, जिया और रहमान, वो तो इतने इम्प्रेस्ड है उनके काम से कि वो इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि इस आदमी को मेरे देश के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। और फिर बांग्लादेश के बाद आर्यन काउ के सामने एक और ज़रूरी टेस्ट आता है देश को बचाने का। सिक्किम, हिमालय में बसा हुआ सिक्किम पर एक राजा जिनका चोग्याल नाम है वो राज करते हैं। कई समय से सिक्किम मानो एक किंगडम है जो इंडिया की प्रोटेक्शन में है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस चीज़ को चेंज करना चाहती हैं। वो अपने सबसे ज़रूरी एडवाइजर्स पीएन हस्कर, डीपी धर और आर्यन काउ को बुलाती हैं सिक्किम के बारे में कुछ करने के लिए। आर्यन काउ उनको जवाब देते हैं, मुझे आप 2 हफ्ते दो, और 2 हफ्तों में वो एक प्लान बनाते हैं। रॉ सिक्किम के कई ऑपोजिशन लीडर्स को चुनती है और उनको समर्थन देती है कि वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करें। इन प्रोटेस्ट से चोग्याल बिल्कुल खुश नहीं है और चोग्याल की सिक्योरिटी फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायरिंग करते हैं 4 अप्रैल 1973 को, और इसी मोमेंट पर आर्यन काउ झपट जाते हैं। उनके समर्थन के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं
और सेम टाइम इंडियन सोल्जर्स सिक्किम की बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाते हैं और उनकी चाल रंग लाती है। बढ़ती हुई डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रेशर की वजह से चोग्याल इंडिया के साथ ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद वो इस चीज़ से हट भी जाते हैं। फिर आरएन काओ अपने डेप्यूटी नायर के साथ एक फाइनल चाल खेलते हैं। अप्रैल 1975 में इंडियन सोल्जर्स चुपचाप गैंगटॉक में घुसते हैं, पैलेस गार्ड्स पर हावी हो जाते हैं और फिर इंडियन पार्लियामेंट 16 मई को एक अमेंडमेंट पास करती है जिससे सिक्किम इंडिया की 22nd स्टेट बन जाती है। बिना एक भी गोली चलाए सिक्किम चोग्याल के कंट्रोल से इंडियन सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। बस 2 सालों के अंदर आरएन काओ और उनकी टीम ने बांग्लादेश और फिर सिक्किम जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पर आरएन काओ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनको लाइमलाइट से इतना शौक कभी नहीं था। जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, आरएन काओ भी उसके बाद छुप जाते हैं मानो। वो इंटरव्यूज देने से मना कर देते हैं और एक प्राइवेट जिंदगी जीते हैं। जब इंदिरा गांधी 1980 में वापस आती हैं तभी वो पब्लिक लाइफ में वापस आते हैं उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है वो वापस मानो छिप जाते हैं और कोई भी पब्लिक पोजीशन फिर नहीं लेते। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आरएन काओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सीक्रेटिव है, ना अपनी वो कभी तारीफ करते ना दूसरों को करने देते। 1996 में बांग्लादेश की आज़ादी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। एक बांग्लादेशी डिग्निटरी आरएन काओ को बोलते हैं कि भाई आपको तो स्टेज पर होना चाहिए, आपकी वजह से 1971 मुमकिन हुआ। आरएन काओ हंसते हैं और जवाब देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सारी तारीफें उन्हीं की बनती हैं। ऐसे इनकाउंटर्स बहुत कॉमन है। उनके कई कोलीग्स उनको क्रेडिट देते हैं और वो कभी अटेंशन लेना ही नहीं चाहते। दलाई लामा तक उनके बारे में पब्लिकली प्रशंसा करते हैं, पर उनका पर्सनल रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नाश्ता करते हैं 9 बजे, लंच खाते 1:30 बजे और डिनर करते 9 बजे हर दिन। ना वो स्मोक करते ना ड्रिंक, पर इसके बावजूद सबसे महंगी विस्कीज वो अपने गेस्ट के लिए ज़रूर खरीदते हैं। आरएन काओ हमारे देश के एक हीरो हैं और 83 साल की उम्र में 2002 में उनको श्रद्धांजलि मिलती है। उनकी ना कोई मेमोइर्स हैं और ना स्पीचेस, इससे उनके बारे में ज़्यादा लिखना या पढ़ना इतना आसान नहीं है। पर अब जैसे जैसे बांग्लादेश और सिक्किम के मिशंस के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हो रहे हैं, हमें उनके बारे में और जानकारी मिल रही है। आरएन काओ हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं और उनका एक मोटो था जो वो सब लोगों को बताते, नसीहत मत दो, नमूना बन जाओ। बेसिकली एडवाइस मत दो, उल्टा एक एग्जाम्पल बनो। एंड मे बी दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन लर्न।